आज के सेशन में हम 25 मार्च को होने वाले ग्रैंड फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको पता है आपका बीएसटी का पेपर 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का पेपर आएगा जिसमें 34 क्वेश्चन आएंगे। 34 क्वेश्चंस में से कुछ एमसीक्यू होंगे, 3 मार्कर होंगे, 4 मार्कर होंगे और 6 मार्कर होंगे। आओ देखो, आज मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू पर दिमाग कैसे लगाया जाता है। एमसीक्यू जो होते हैं उन्हें करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल क्वेश्चन से। एमसीक्यू हमसे ये दिमाग लगाते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं और चौथा वाला सही क्यों है, आपने उस चौथे ऑप्शन को ही क्यों चूज करा। आज हम ये सीखेंगे किस तरह से ये सिलेक्ट करा जाए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है और क्यों सही है। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट पर बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बिना तो कॉन्सेप्ट पर नॉलेज हुए आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। आओ देखो, ऋषभ एक नाम का बंदा है जिसने अवतार कंपनी ज्वाइन करी है। और हाँ सुनो, ऋषभ नाम का बंदा है जिसने अवतार कंपनी ज्वाइन करी है। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है, मेरे को क्या मतलब, कोई भी कंपनी ज्वाइन करता रहे। मेरा मतलब बस इतना है, ऋषभ एक बंदा है जो एज अ मैनेजर काम कर रहा है एक फर्म में। ठीक है, उसने क्या करा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। उसके बाद का स्टेप वो पूछ रहा है, विच स्टेप ऑफ प्रोसेस विल बी नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आइडेंटिफाई और डिवीजन ऑफ वर्क के बाद कौन सा वाला काम उसे करना चाहिए। सीधी बात है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से सिंपल क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे हम, पहले काम ढूंढेंगे, काम को ढूंढने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, फिर सेम टाइप के काम को एक जगह लेके आएंगे, बोले डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे। सेम टाइप के काम को एक जगह लेकर आना डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है, एमसीक्यू आ सकता है। फिर उसके बाद हम ड्यूटीज वगैरह असाइन करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशन बनाते हैं। रिपोर्टिंग रिलेशन बोले तो कौन बॉस है कौन एम्प्लॉय है, ये वाला रिलेशन। ठीक है, आओ देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अपना, उसमें चेंजेस काफी जल्दी जल्दी होते हैं। दैट्स वाई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है। चेंजेस जल्दी होते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो रिलेटिविटी तो है नहीं, रिलेटिविटी मतलब होता है रिलेटेड टू लोकल एरिया, तो ये वाला पॉइंट हो नहीं सकता। इंटर रिलेटेड नहीं, दो चीजों का रिलेशन की बात ही नहीं चल रही, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या अनसर्टेन होगा। अब बोल दो हमें तो दोनों ही लग रहे हैं, हम कैसे पता करें कि कौन सा होगा। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मुश्किल है समझना। अनसर्टेन मतलब चीजें चेंज होती रहती हैं, काफी मुश्किल होता है समझने में। सुनना, कॉम्प्लेक्स मतलब चीजें मुश्किल होती हैं, अनसर्टेन मतलब कुछ भी हो जाता है अचानक से, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसको पता पढ़कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेन वाली बात ज्यादा सही बैठ रही है, क्योंकि फ्यूचर अचानक से चेंज हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कॉम्प्लेक्स मतलब समझना मुश्किल है। सुनना, टोटलिटी में समझना बहुत मुश्किल है, पार्ट्स में आप बेशक समझ लो बिजनेस एनवायरनमेंट को, लेकिन एज अ टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बेहद बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर मैं अनसर्टेन की बात करूं तो यहाँ पे चीजें अचानक से बदल जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो गया, जियो आया अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। सही है, तो अनसर्टेन होता है सब कुछ यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से अनसर्टेन वाला पॉइंट यहाँ पे सबसे बेस्ट बैठा है, तो अनसर्टेन पे मैं टिक लगा दूंगा। ठीक, आओ देखो, एक कंपनी है सो यहाँ पर इसने बांटा है अपने स्ट्रक्चर को एज अ प्रोडक्शन, परचेज, फंक्शनिंग, अकाउंटिंग, पर्सनल। आपको नहीं लगता फंक्शन वाइज बांटा है तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। सही बात है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब मेरे को फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज बताना है। तो देखो, अगर आप पढ़ोगे तो पहला वाला है कॉस्ट। तो कॉस्ट जो होता है वो इसका फायदा होता है, क्योंकि डिविजनल में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। ये वाला भी इसका फायदा है, सही बात है। नहीं, सॉरी, ये इसका मेन डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप देखो, मेजर में गेन पावर एंड एसर्ट इंडिपेंडेंस, तो ये इसका फायदा है और ये नुकसान है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसे अभी होल्ड पे रखते हैं 2 मिनट के लिए। अगर मैं देखूं मतलब डिफरेंट फंक्शन को अटेंशन मिल जाती है, तो ये तो बहुत बड़ा वाला फायदा हो गया इसका। तो ये फायदा है, इसमें आधा फायदा है आधा नुकसान है। अब देखो चौथा, हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। सही बात है, हेड्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती बहुत अच्छी तरह से, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो देखो, ये वाले में एडवांटेज भी था डिसएडवांटेज भी था, लेकिन मैं चौथे के साथ जाऊंगा क्योंकि इसका मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब बहुत से लोगों का कहना ये है कि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। जी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ढंग से पढ़ लो, नीचे देखो। सपना ने ज्वाइन करा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, पहली बात तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया मतलब टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजिकल तो हो गई होगा। अब देखो, ऑप्शन ए में भी टेक्नोलॉजिकल है और ऑप्शन बी में भी टेक्नोलॉजिकल है, कौन सा लगाओगे, ए या बी। देखो, पॉलिटिकल की कोई बात ही नहीं चल रही दूर दूर तक, पॉलिटिक्स की तो कोई बात ही नहीं है। देखो ना, पूरा केस स्टडी तो पढ़ो,
यहाँ देखो लिख रहा है बस सपना ज्वाइन करा है द वर्कफोर्स, यहाँ सोशल और टेक्नोलॉजिकल आ गया, बात खत्म। तो हम गो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, ऑप्शन को एनालाइज करके देखना होता है, अगर कुछ और होता तो मेरा आंसर कुछ और होता। तो बिजनेस स्टडी में दो चीजें होती हैं, या तो केस वाइज जाओ, मतलब वो वर्ड पकड़ो, शब्द पकड़ो, या फिर ऑप्शन से जाओ, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन लाइट ऑफ फैक्ट दैट इट हैज सेवरल इंडिविजुअल रेसिस्ट चेंज। देखो सुनना, काफी सारे लोग चेंज को रेसिस्ट करते हैं, रेसिस्ट मतलब रोकना। बहुत से लोग चेंज से डरते हैं, वो चेंज नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें फेमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट अपने साथ चेंज लेके आता है। अब ये सब चेंज वगैरह की जो बात चल रही है, आपको नहीं लगता डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है? सीधी बात है, डायनामिक में हम जब पढ़ते हैं तो डायनामिक में हम पढ़ते हैं इट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर। केस स्टडी बन रही है, ध्यान रखना, लिख के रखना पॉइंट को। इट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर, यूजफुल इंसाइट देता है मैनेजर को कि किस तरह से चेंज से डील करा जाए। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट डायनामिक है, चेंज होती रहती है, बार बार चेंज होती है, लोग मतलब पता नहीं कर पाते क्या चल रहा है, क्या ही हो गया अचानक से। तो इस तरह से बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक डायनामिक वो प्रोवाइड करता है, मतलब इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजर को, एक वो नजरिया प्रोवाइड करता है मैनेजर को, ताकि लोगों को चेंज से एडेप्ट किया जाए। एडेप्टेबिलिटी हुई, इस तरह की चीजें डायनामिक में कवर होती हैं। एफिशिएंसी तो कोई लेना देना नहीं है, टाइम वाइम वो सॉरी कॉस्ट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सोसाइटी की तो कोई बात ही नहीं चल रही पूरी पैराग्राफ में। गोल के खिलाफ लोग जा रहे हो, तुम गोल की बात कर रहे हो नहीं, तो बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। चलो 8 नवंबर आपको पता है डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो कैशलेस इकोनॉमी बनी थी, आपको पता है कैशलेस इकोनॉमी बन गई थी। तो कैशलेस इकोनॉमी के खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट बता दो, कैशलेस इकोनॉमी के खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट बता दो। कैशलेस इकोनॉमी क्यों बेकार है, उसके खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट बताना है। तो देखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रीक्यूसाइट हमने शब्द पढ़ रखा है, जरूरी है, यहीं पर तो पढ़ा है, जैसे मैं बताऊं, हमने पढ़ा है शायद रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में। हाँ, पहले ये डिसाइड कर लो कि मतलब रिक्रूटमेंट की शुरुआत तब हो, मतलब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में ये वाला शब्द हमने पढ़ा है। तो प्रीक्यूसाइट मतलब होता है बहुत जरूरी है, प्रीक्यूसाइट मतलब जरूरी है, मतलब रिक्वायरमेंट, प्रीक्यूसाइट मतलब रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट की, सही बात है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कैशलेस ट्रांजेक्शन कैसे करोगे? तो ये वाला चीज तो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अभी इसे होल्ड ऑन करते हैं क्योंकि हमने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक ऑप्शन पढ़ा, वो सही लगा तो बाकी 3 छोड़ दोगे, पढ़ने पड़ेंगे। मोर पीपल विल इंट्रोड्यूस इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी, ज्यादा लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ा जाएगा, ज्यादातर लोग आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये तो फायदा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो आर्ग्यूमेंट चाहिए, आर्ग्यूमेंट मतलब अगेंस्ट में कोई बात, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मतलब कोई खिलाफ बात चाहिए। तो एक तो खिलाफ बात मिल गई, ये वाली बात सही है। फाइनेंशियल सेविंग विल इंक्रीज, ये मेरे को पढ़ने में ही लग रहा है अच्छा पॉइंट है। टैक्स इवेजन विल रिड्यूस, टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, सही बात है। तो ये वाला पॉइंट बचा, ये मेरा आंसर हो गया, सही बात है। आ जाओ आगे देखो, एयरलाइंस जो है उनकी कॉस्ट कम हो जाएंगी, एयरलाइन जो है उनकी कॉस्ट कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, बोले तो एरोप्लेन मिनिस्ट्री ने, एविएशन मतलब एरोप्लेन होता है, पता हो तो, एरोप्लेन मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि प्राइस कैप हटा देंगे हम इस पर्टिकुलर डेट पर से, इस पर्टिकुलर डेट से हम एविएशन पर से प्राइस कैप हटा देंगे। ऐसी कंडीशन में सुनना, एयर मतलब एविएशन मिनिस्ट्री ने, एरोप्लेन मिनिस्ट्री ने कोई वो निकाला, मतलब पॉलिसी निकाली कि हम एरोप्लेन से प्राइस कैप हटा देंगे, मतलब लिमिट हटा देंगे। दैट्स वाई एरोप्लेन की जो कॉस्ट होगी वो सस्ती पड़ जाएगी। अगर सारी फर्म्स बेटर परफॉर्मेंस करें, अगर सारी फर्म बेटर परफॉर्मेंस करें, अर्ली डिसीजन मतलब अगर कोई एरोप्लेन फर्म जल्दी डिसीजन ले लें आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस, तो उनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी। आपको नहीं लगता पहला वाला पॉइंट सही है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बढ़ रही है, सही बात है। हमने पढ़ा ये रहा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब सबसे पहले काम कर दो। तो आपको देखो यहाँ पे लिख रहा है अर्ली डिसीजन मतलब सबसे पहले आगे बढ़ के आओ, सही बात है, ये भी सही हो गया। आगे मैं बात करूं प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग वगैरह करने में आसानी होगी अगर ये सब बातें पहले से हमें पता होंगी, क्योंकि देखो यहाँ लिख रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर एनालिसिस। तो क्या नहीं है? ये नहीं है। रिसोर्सेज की तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा थोड़ी कहा कि बजट मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ढंग से पढ़ो, ढंग से, नॉट लिख रहा है,
नॉट हाईलाइटेड, इनमें से कौन सा फीचर हाईलाइटेड नहीं है, इनमें से कौन सा फीचर हाईलाइटेड नहीं है, लिख रहा है देखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं पर्सनली भी दिक्कत दे गया था, मतलब मेरे को भी दिक्कत आई थी, मैंने पढ़ा नहीं, फिर मैं सोचा था कि चारों ही सही आ रहे हैं, मतलब तीनों ही सही आ रहे हैं, ये वाला गलत क्यों है, फिर मैं बाद में देखा कि यहाँ पे नॉट लिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का ध्यान रखना। एक शब्द और खतरनाक होता है मेयरली, मेयरली, MERELY, मेयरली मतलब होता है ओनली, मेयरली मतलब ओनली। अब सुनना है खतरनाक कैसे है। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, सही बात है। मैं सिर्फ खाता हूं, बहुत ही गलत बात है। मैं खाता हूं, सही बात है। मैं सिर्फ खाता हूं, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो कंप्लीटली, मेयरली, ऑलवेज, नेवर, इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये शब्द मतलब मेरे सेंटेंस के मीनिंग को बदल देते हैं। कोई चीज कंप्लीटली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इन सब चीजों का जरा खास ध्यान रखना। करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मेरे आंसर को पूरी तरह से फ्लक्चुएट कर देती हैं, इस बात का खास ध्यान रखना। आगे आ जाओ। एक जो फर्म है, एक जो फर्म है वो 400-500 मेंबर्स को हटा रही है अपने फर्म से। एक जो फर्म है वो 400-500 एम्प्लॉयज को हटा रही है अपनी फर्म से ताकि उसकी एफिशिएंसी अचीव हो। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव खराब हो रहा है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि यहाँ पे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल कंसर्न एंड द फर्म इज गोइंग अगेंस्ट इट, सही बात है। देखो आप, राधा ने एक ढाबा शुरू करा, राधा का ढाबा, राधा ने ढाबा शुरू करा, उसकी माँ ने डिसाइड करा उसको हेल्प करने के लिए वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स पर रिलाई करे ऑर्डर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो वो इन सब चीजों का ध्यान रख रही थी, मतलब खाना वाना अच्छा हो, प्रॉफिट हो, ये सब चीजें उसने ध्यान रखी। इसके अलावा इन सबको इंश्योर करने के लिए उसने टाइमली चेक करा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेंचमार्क के लिए। तो यहाँ पर मेरे को प्लानिंग की भी झलक दिख रही है कि उसने प्लान करा और इसके अलावा उसने बाद में चेक भी करा, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों की झलक दिख रही है। फर्स्ट फंक्शन बोले तो प्लानिंग, लास्ट फंक्शन बोले तो कंट्रोलिंग, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि प्लानिंग की भी बात, वो सॉरी, प्लानिंग और उसकी दोनों की बात चल रही है, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। अगर मैं 10वें वाले पॉइंट पे आऊं तो जस्ट अ मिनट, ये रहा। Raman and Vasudev are two employees who were embezzling in import and export company of Banaras. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी, इन दोनों एम्प्लॉय पर वो करा, ये दोनों एम्प्लॉय अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे। Then he installed a computer software that secretly log an empty stock and substitute computer. मतलब एक जो बंदा था, उस मतलब ये जो संपत सिंह जो था, इन दोनों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ताकि इनकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। और इन दोनों पर जब इसे लगा कि इन्होंने कुछ गलत काम करा है तो उसने साइबर पुलिस को रिपोर्ट दे दी। पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किस फंक्शन की बात चल रही है, तो फंक्शन आपको पता ही है, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है, एम्प्लॉय थोड़ी लाए हो आप कोई फर्म में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो कोई बात ही नहीं थी, कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना, यहाँ पे क्रिएट करने की बात नहीं चली। बचा क्या, कंट्रोलिंग। अब सुनो, कंट्रोलिंग क्यों, कंट्रोलिंग इसलिए कंट्रोलिंग तो करा है, चेक ही तो करा है। कंट्रोलिंग मतलब चेक करना, कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटर करना, चेक करना। चेक ही तो करा है, मॉनिटर ही तो करा है, ठीक है। नेम द आउटकम ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड डिजाइन ऑफ रोल ऑफ फिलिंग। देखो डिजाइन, डिजाइन की बात आ जाए, फ्रेमवर्क, डिजाइन, मैं बोलूं फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, इस तरह के जो शब्द होते हैं आपको याद आया हो, फ्रेमवर्क हुआ, ये हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न हुआ, तो ये सब रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, सही बात है ना। आ जाओ। ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट से टाइम यूटिलिटी आती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ट्रांसपोर्ट से आती है प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग से आती है टाइम यूटिलिटी। उल्टा दे रखा है इन्होंने, पढ़ो पढ़ो ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। हमने पढ़ रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन से आती है प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग से आती है टाइम यूटिलिटी। यहाँ पे इसने उल्टा दे रखा है, तो ये फॉल्स हो गया मेरा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
दोबारा देखो, ट्रांसपोर्टेशन से आती है प्लेस यूटिलिटी और वेयर हाउसिंग से आती है टाइम यूटिलिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से मैं प्लेस ही तो इधर उधर कर सकता हूँ और वेयर हाउसिंग से मैं टाइम को रिप्लेस कर सकता हूँ इधर से उधर। सेम टाइप के प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना, सेम टाइप के प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना, इसको हम कहते हैं प्यार से ग्रेडिंग, ग्रेडिंग नॉट स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये गलत है, दोनों फॉल्स है। देखो ये वाला इस क्वेश्चन रट के जाएंगे आप, इस पर से एमसीक्यू आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ग्रेडिंग पर भी एमसीक्यू आ सकता है, उधर से भी एमसीक्यू आ सकता है। सीबीएसई का सैंपल पेपर तो बहुत ढंग से याद करके जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहां पर लोग फाइनेंशियल एसेट को बेचते या खरीदते हो। फाइनेंशियल एसेट बोले तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जैसे मैं बोलूँ तो क्या नाम था उसका, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब चीजें। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मार्केट की, जहां पर पहली बार शेयर बाजार में उतारे जाते हैं, थ्रू आईपीओ हो सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब चीजें, तो वो पांचों चीजें पढ़ के जानी है। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है लोगों के प्रति। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट बोले तो प्राइवेटली दे देना शेयर्स को, शेयर्स को प्राइवेटली दे देना, जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको दे देना। और राइट इशू की मैं बात करूं तो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाँ से याद आ गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसमें आते हैं, क्या नाम है अपना, जो मेरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। और अगर मैं बात करूं उसकी, क्या नाम है उसका, राइट इशू, राइट इशू हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर दे देते हैं। ईआईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर ऑफर फॉर सेल होता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब हुआ कि जैसे मैं इंटरमीडियरी को दे दूं, जैसे कि अंडरटेकर होते हैं मेरे, अंडरटेकर बोल रहा हूँ यार मैं भी, क्या करूँ, अंडरटेकर नहीं, क्या नाम है उसका, क्या था यार, जस्ट अ मिनट, अंडरराइटर्स, हाँ सही बात, अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो कि मेरे बिहाफ पर शेयर खरीद ले, अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो वो बंदा तो खरीद ही लेगा। तो प्राइमरी मार्केट जो होता है वो न्यू इशू मार्केट होता है, नए नए बाजार में शेयर उतारते हैं। एक बार बाजार प्राइमरी मार्केट में, एक बार शेयर प्राइमरी मार्केट में उतर जाए तो वो फिर सेकेंडरी में चले जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में उन्हें हम बेचते और खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट को ही मैं प्यार से स्टॉक एक्सचेंज बोलता हूँ। तो मैच कर लो, वन का बी, ये मैच कर रहा है मेरे ऑप्शन, नहीं वन का बी, बी का थर्ड, बी का थर्ड, नहीं बी का थर्ड कहाँ गया, ये रहा, ए है इसका, ठीक है। सी का वन, ठीक है, ए। आओ, एक नंबर जो ईच ट्रांजेक्शन को दिया जाता है, यूनिक ऑर्डर नंबर, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत। आगे आ जाओ। अगर मैं बात करूं अंडर मार्केटिंग फंक्शन मैनेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेज करने की बात चल रही है, तो ब्रांडिंग में ब्रांड का नाम, एप्पल का नाम, ये सब चीजें ब्रांडिंग में आती हैं। तो ब्रांडिंग थोड़ी है यहाँ पे, ब्रांडिंग की कोई बात नहीं चल रही है। इन्वेंट्री को मैनेज करना ब्रांडिंग कैसे हो सकता है, प्राइस भी नहीं है, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है इन्वेंट्री मैनेज करने का, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से भी कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से है, ट्रांसपोर्टेशन से है। मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेज करना ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा है। सही बात है, आ जाओ। इनकरेक्ट बताना है, गलत क्या है। तो देखो, सेबी जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग और पेनल्टीज। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन तो नहीं है, ये है आई थिंक प्रोटेक्टिव फंक्शन ना। एक सेकंड, एक सेकंड, इनसाइडर ट्रेडिंग तो आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में, और इम्पोजिंग पेनल्टी इसमें ही आता है अपने क्या नाम है इसका, रेगुलेटरी में। सही बात है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये गलत है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है मेरा, वो उसमें आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में, सेबी प्रोटेक्ट करती है। सेबी के वो जो फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन ऑफ सेबी, ये आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं, इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 100% वाला ही टॉपिक है। आओ देखो, अगर मैं बात करूं एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सिर्फ एग्रेसिव सेलिंग की, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सिर्फ प्रोडक्ट बन जा, वो सॉरी, सिर्फ प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, मतलब सिर्फ काम, सिर्फ सामान बन जाना चाहिए, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का सामान बनना चाहिए तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि कैसा भी सामान बनाओ, बस सामान बन जाना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रोडक्ट पर ध्यान दो, प्रोडक्ट अच्छा बनाओ। एग्रेसिव सेलिंग बोलता है जैसा भी बन जाए बेच दो। एक होता है सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि मतलब सोसाइटी का भी ध्यान रखो और मार्केट का भी ध्यान रखो, मतलब सोसाइटी का भी ध्यान रखो और मार्केटिंग भी करते रहो।
और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब बेचो, इस तरह से बेचो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम ध्यान रखते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कंज्यूमर वेलफेयर की। ठीक है, आ जाओ। While the product cost set the lower limit of price, upper limit of price will be decided by। मेरा कोई सामान है, सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है बिस्कुट एंड कंपनी। मेरा बिस्कुट है एक बिस्कुट ही बोलूंगा, बिस्किट नहीं होता। तो मेरा बिस्किट है, तो मैं बिस्किट की जो लोअर लिमिट है वो तो डिसाइड करूंगा एज पर, मतलब काफी सारी चीजें प्राइस वाइज वगैरह। मैं लोअर लिमिट तो मेरी होगी कॉस्ट, लोअर लिमिट होगी मेरी कॉस्ट, ये कॉस्ट कवर हो जाए। अपर लिमिट कैसे डिसाइड करूंगा, मतलब कम से कम तो मेरे को 10 रुपए में बेचना है, मैक्सिमम कितने में बेच सकता हूँ ये कैसे डिसाइड करूंगा। तो देखो, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर तो लोअर लिमिट बताते हैं हमें ना। हाँ, कॉम्पिटिटर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अपर लिमिट बताते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, अभी इससे होल्ड ऑन करते हैं। गवर्नमेंट बताई कितने में बेचना है, कई जगहों पर होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। मार्केटिंग मैनेजर्स, चलो पॉलिसी अपनी अंदर की बात हुई। अगर मैं इसकी बात करूं, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो यही मेन फीचर है जिसकी वजह से मैं सबसे हाई पर सामान रख सकता हूँ, मतलब हाईएस्ट प्राइस ऑफ सामान डिसाइड कर सकता हूँ। अगर कंज्यूमर डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो कोई कॉम्पिटिटर, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं रोक सकता मेरे को कि मैं मतलब कितना प्राइस रखूं। मैं कितना ही प्राइस रखूंगा, लोग खरीदेंगे। गवर्नमेंट रूल बना दे वो अलग बात रही, मतलब गवर्नमेंट रूल बना दे इससे ज्यादा अपन नहीं बेच सकते, वो अलग बात रही। वरना ज्यादातर जो केस होते हैं वहां पर कंज्यूमर ही डिसाइड करते हैं कितने पर बनाया जा सकता है, कितना लोग खरीदेंगे। मैं अगर लोग नहीं खरीद रहे तो मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब उससे ऊपर नहीं करूंगा। मेरे अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, मतलब अल्टीमेट जो मेरा फोकस है वो कंज्यूमर्स पर है, कंज्यूमर इज द किंग। एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सनल नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता ही है यार, इम्पर्सनल इम्पर्सनल मोनोलॉग नॉट डायलॉग। मोनोलॉग मतलब एक तरफा बातचीत होती है एडवर्टाइजमेंट में, तो एडवर्टाइजमेंट इज अ इम्पर्सनल मोनोलॉग। तो पहली बात यही है कि इसने पर्सनल बोल दिया तो ये गलत हो गया, बात ही खत्म। आगे आ जाओ। स्टेप बताने हैं आपको शेयर मार्केट में जब आप वो करते हो ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो आप डीमेट अकाउंट खोलोगे। डीमेट अकाउंट खोलने पर जो वो होती है ना डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल फॉर्म को पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। सही है, आगे आओ। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तीसरा स्टेप आपको याद हो। चौथे स्टेप में हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर सेटलमेंट होता है। तो तीसरे स्टेप में ये करते हैं, सेटलमेंट होता है T+2 डेज में। तो दूसरा पहले, तीसरा दूसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही हो गया मेरा, डी। चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं 3 मार्कर के क्वेश्चन, मतलब 20 MCQ होते, 3 मार्कर अब देखेंगे। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड, मतलब स्टाफिंग वगैरह होती है इन प्लान्स के अकॉर्डिंग। टू इंश्योर दीज प्लान आर एग्जीक्यूटेड एज पर प्लान्स, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टिंग करने की काफी जरूरत होती है ताकि हम पता कर सकें कि प्लानिंग किस हिसाब से सही हुई या नहीं हुई। Any dispensaries between actual and realized activities are taken care at the stage of controlling। कंट्रोलिंग के टाइम पर किसी भी तरह का डेविएशन होता है, एक्चुअल और जो हमने मतलब एक्चुअल और प्लान में जो डेविएशन होता है वो कंट्रोलिंग में देखते हैं। अब देखना, नेम द प्रोसेस, नेम एंड एक्सप्लेन। अभी तक हमने इतना पढ़ा, उससे मेरे को बस कंट्रोलिंग का फील आया है, लेकिन आगे जो पढ़ूंगा उससे मेरा आंसर बदल जाएगा। देखना, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटिंग अबव स्टार्टेड एट द प्लानिंग स्टेज। ऐसी प्रोसेस बताओ जो प्लानिंग में शुरू हो गई हो लेकिन इम्प्लीसिट एंड इनहेरेंट हो सारे फंक्शंस में। सारे फंक्शन में एक चीज है जो कॉमन होती है, विच इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। याद हो आपको, विच इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज इनहेरेंट एंड इम्प्लीसिट इन ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। इट इज अ थ्रेड, इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बैठाना, बोले तो कोऑर्डिनेशन बैठाना। कोऑर्डिनेशन इसका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब तो मतलब कोऑर्डिनेशन के बारे में लिख करके थोड़ा बहुत उसको डिफाइन कर देना, बात खत्म। आगे आ जाओ। द आलिया फारसी इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टिजियस स्कूल। ठीक है, होने दो हमें क्या। स्कूल में वैकेंसी है, स्कूल में वैकेंसी अभी मेन मुद्दा ये है। ठीक है,
सीनियर टीचर ओपिनियन दैट ओनली इंटरनल कैंडिडेट शुड बी कंसीडर्ड फॉर दिस पोस्ट। इंटरनल लोगों को हमें लेना है, ठीक है। मिसेस पासी जो है वो बोल रही है कि एक्सटर्नल से और मंगाओ, एक्सटर्नल से वो और मंगाओ, मतलब क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मंगाओ। देखो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बोले तो फर्म के अंदर से ही ले लेना, ट्रांसफर, प्रमोशन, इस तरह की चीजें। ले ऑफ जो हम कर देते हैं एम्प्लॉय को, वो चीज मतलब निकाल देते थे, बाद में दोबारा बुला लो, तो ये तीन चीजें इंटरनल में आ जाती हैं। एक्सटर्नल भी बहुत सारे होते हैं कि बाहर से बंदा ले आओ, तो बाहर से बंदा लाने के लिए ये लोग पूछ रहे हैं कि ये जो वेकेंट पोस्ट है, मेरे को बाहर से बंदा लाना है, इसके लिए 3 जस्टिफिकेशन दे दो, जस्टिफाई करो कि बाहर से बंदा लाना क्यों सही है। बोले तो बाहर से बंदा लाने का फायदा क्या है ये बता दो, मतलब ये एक्सटर्नल बाहर से एम्प्लॉय लाने का फायदा पूछ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो। हाँ हाँ हाँ, देखो कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने लिख दिया, सही बात है। आ जाओ, अब सुनो, सीबीएसई की आप मार्किंग स्कीम देख पा रहे हो अभी, तो मार्किंग स्कीम में मैं आपको दिखाऊं तो देखो, 1 पॉइंट तो कोऑर्डिनेशन लिखने का है, 1 नंबर तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन लिखने का है, और बाकी जो 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, बाकी जो 2 नंबर मिल रहे हैं वो 2 पॉइंट लिखने के मिल रहे हैं। तो अगर आप 2 पॉइंट ही नहीं लिख के आओगे तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? पेपर में आंसर में नंबर पॉइंट भी तो होने चाहिए, जब आप पॉइंट लिख के आओगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट, 1 नंबर तो मैंने चलो इसका दे दिया इस तरह से आंसर लिखने का, लेकिन बाकी 2 पॉइंट भी तो लिख के आओ ताकि मैं आपको और नंबर दे सकूं। टीचर, आप सपोज कोऑर्डिनेशन लिख रहे हो, उसकी डिफाइन लिख के आ जा रहे हो, तो डिफाइन लिखने से काम थोड़ी चलेगा, 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा या फिर 2 डिफाइन लिखनी पड़ेंगी ताकि टीचर नंबर तो दे पाए। तो मार्किंग स्कीम भी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। चलो आओ देखो, अगर मैं एक्सटर्नल के फायदे बताऊं तो बाहर से बंदा लाने का फायदा क्या है? बाहर से क्वालिफाइड बंदा आएगा, पढ़ा लिखा बंदा आएगा, चॉइस बहुत होगी आपके पास, टैलेंट आएगा, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहेगी। अगर आप अंदर से ही बंदा ले रहे हो तो बंदे एक टाइम के एक पॉइंट पर आकर लेजी हो जाते हैं कि बाहर से तो कोई आ नहीं रहा, हम ही अंदर, हमारा ही राज है, जैसे चाहे वैसे करते हैं, वो वाला हिसाब है। देखो यहाँ पे आधा आधा नंबर इसका मिल रहा है, आधा आधा नंबर सिर्फ हेडिंग का मिल रहा है, आधा नंबर अंदर ही कंटेंट का है। देखो, तो आपको हेडिंग और ये वाला फॉर्मेट ही फॉलो करके आना है, देखो इसी तरह से बिल्कुल। तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखने पर भी काफी कुछ पता चल जाता है कि किस तरह से आंसर लिख के आने, किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है। आगे मैं बात करूं तो आपके साथ अगले क्वेश्चन पर चलने, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बताना है विद एग्जाम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद एग्जाम्पल, तो ये दोनों आपको पता ही है कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये हमने वहां पे पढ़ रखे हैं। जब हम उसकी बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की, वहां पर इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डीपली पढ़ते हैं। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वही है, आपको पता है कि क्रिटिकल एरिया पे ध्यान दो, सिर्फ की एरिया पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। जैसे की एरिया बोलूँ तो मैं, मेरा की एरिया है कॉस्ट, मतलब सामान बनाने की कॉस्ट पर। अब मैं सामान बनाने की कॉस्ट पर ही ध्यान दूंगा, मैं पैकेजिंग पर ज्यादा खर्चा हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दूंगा। जब तक मेरे की रिजल्ट एरिया पर, मेन एरिया पर दिक्कत नहीं आएगी तब तक मैं अपने कान खड़े नहीं करूंगा। जैसे के एरिया में दिक्कत आई, मेन एरिया में दिक्कत आई, तो मतलब मैं कुछ ना कुछ करूंगा। देखो एक एग्जाम्पल डाल के रखा है, आपको भी इस तरह से एग्जाम्पल डालना है। इस एग्जाम्पल को डालने से इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रेजेंटेशन काफी अच्छी पड़ती है। तो एग्जाम्पल जहां हो सके, जैसे हो सके डाल दो। फ्लो चार्ट बनाने को बोलते हैं, फ्लो चार्ट जहां डाल सकते हो वहां डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन की बात करूं मैं, तो ये बोलता है एक लिमिट सेट कर दो। देखो लिमिट कहाँ गया, लिमिट लिखा हो, हाँ देखो, परमिसिबल लिमिट। अगर मेरा जो लिमिट है वो 2% से ज्यादा हुआ तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, अगर वो 3 हो गया तो ध्यान दूंगा। जैसे मैं लिमिट रख दी 70 से 75, मैंने लिमिट रखी 70 से 75, अगर कोई चीज 70 और 75 के बीच में खेल रही है तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर 70 और 75 के बाहर बाहर चली गई तो ऐसी कंडीशन में मैं उस पर ध्यान दूंगा और उसको टैकल करने की कोशिश करूंगा। आगे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं सेबी के ऑब्जेक्टिव। सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है, सेबी को क्यों बनाया गया? सेबी को इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को प्रोटेक्ट करा जा सके, मतलब वो जो शेयर होल्डर है उन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके, इंटरसाइडर ट्रेडिंग को बंद करा जा सके, फेयरनेस आए, रेगुलेटरी आए, रेगुलेशंस आए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं।
अगर मैं बात करूं फंक्शन परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्रोवाइड करता है। इस तरह की छोटी मोटी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और एक बार दिखा भी दूं आपको, देखो प्रमोट देयर ऑर्डिनरी फंक्शनिंग, फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है, गाइड वाइड करती है सेबी। इसके अलावा कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह हो, कोई गलत प्रैक्टिस यूज कर रहा हो, वो सब रोक देती है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है। ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब आप देख सकते हो 1 नंबर मिल रहा है 1 पॉइंट के लिए, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट। इस तरह से आपको चलना है। देखो लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करता है मार्केट। मार्केट में यार पढ़ने हैं सब, तो मतलब पढ़ने वाला पॉइंट है, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है आज। आज हम मेनली क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करा जाए। एनरेट फॉर बेनिफिट ऑफ प्रोसेस विच बाय विच एप्टीट्यूड एंड स्किल एबिलिटीज परफॉर्म, ये सब सुना। जब मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रेनिंग की। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर मतलब होल डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की। यहाँ देखो आपको दिख रहा है ना, स्पेसिफिक जॉब की बात चल रही है, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड चीजें बढ़ाने की बात चल रही है। तो स्पेसिफिक जॉब से चीजें बढ़ाने का मतलब हुआ कि स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड एबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग की बात चल रही है यहाँ पे। कुल मिला के आपको ट्रेनिंग के फायदे देने हैं। ट्रेनिंग के फायदे नहीं दे पाओगे क्या? ट्रेनिंग से एम्प्लॉय बढ़ता है, उसका वो होता है, फर्म का काम कम, मतलब फर्म का काम आसानी से हो जाता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एलोकेट, वो क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे सब फालतू फालतू पॉइंट डाल देना, कोई दिक्कत। Name the mechanism that attempt to measure certain characteristic of individual in the process of identifying choosing the best person in prospective candidate for the job. बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए नेम द मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, कुछ चीजों को आइडेंटिफाई एंड मेजर करने के लिए किस तरह की चीजों का यूज करा जाता है ताकि एक बंदा वो आ जाए। सुना, यहाँ पर जो मेन बात चल रही है वो ये बात चल रही है, एक बंदे को मैं चूज कैसे करूं, किस चीज को देखकर एक बंदे को चूज करूं। टेस्ट ले लो यार उसके, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट ले लो। टेस्ट 5 तरह के होते हैं, आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट होता है स्किल वगैरह से रिलेटेड, और भी मतलब होते हैं 2-4 टेस्ट। आईक्यू से रिलेटेड टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट, ये रहा इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू से रिलेटेड। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब उसकी लर्निंग स्किल कितनी है, एबिलिटी कितनी है, वो सब चीजें। पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल पर्सनैलिटी झलकती है एक बंदे की, ठीक। ट्रेड टेस्ट में उसकी स्किल झलकती है, एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड नॉलेज। इंटरेस्ट टेस्ट में उसके पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट झलकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। आगे आ जाओ। 26 बैरियर बताने हैं जो कि इनकोड और डिकोड करने में आते हैं। वर्ड्स या इंप्रेशन को, वर्ड या इंप्रेशन को एनकोड और डिकोड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बतानी है। आपको नहीं लगता ये सब लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? लैंग्वेज बोले तो लैंग्वेज समझने में दिक्कत, बोले तो सीमेंटिक बैरियर, सीमेंटिक बैरियर में दिक्कत आ रही है। जैसे मैं बात करूँ जार्गन, जार्गन आप मतलब टेक्निकल शब्द होते हैं, जार्गन आर टेक्निकल वर्ड्स जो कि मैं बोल रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं बोल लूँ कोई एक कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, आपको नहीं पता बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वगैरह को मिला के बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें जार्गन की कैटेगरी में रखते हैं, तो उन्हें समझने में दिक्कत आती है। जार्गन वाला पॉइंट हो गया। लोगों के पास एजम्पशन कुछ गलत होती हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह में रिलेटेड। लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सिमेंटिक बैरियर में आ जाती है, ठीक है। आ गया हो दूसरा, देखो 4 बैरियर रिलेटेड टू अथॉरिटी, अथॉरिटी, रिलेशन, रूल, रेगुलेशन से रिलेटेड आपको याद आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर पर से क्वेश्चन आते रहे हैं। जो अपनी ये है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रेनिंग के मेथड पर से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। रिक्रूटमेंट की प्रोसेसेस से, इंटरनल एक्सटर्नल, इन पर से हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं। मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, इन पर से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। और मतलब ये 100% वाले टॉपिक है, इन पर से क्वेश्चन आती हैं, तो ये भी देख के जाने हैं आपको। आगे देखो, इन सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू फर्दर इंप्रूव मोटिवेशन थ्रू डिजाइनिंग जॉब गारंटी वेरियर वैरायटी ऑफ वर्क। अच्छा, इनको काम वाम बढ़ाए गए हैं इनके, फाइनेंशियल तरीके से या नॉन फाइनेंशियल तरीके से। अगर आप ढंग से पढ़ो तो यहाँ पे दिख रहा है नॉन फाइनेंशियल तरीके से इनके वो बढ़ाए गए हैं। मतलब जैसे मैं बोलूँ, इनको काम दिया गया ज्यादा, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी दी गई, जॉब, उनकी बेसिक सैलरी थोड़ी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात चल रही है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत सारे होते हैं, आपके पास लिस्ट है पूरी, कोई से भी लिख दो।
तो चार नंबर क्वेश्चन, 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। 1 मिनट रुकना। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव जैसे मैं बात करूँ, 1 सेकेंड, ये रहा जॉब एनरिचमेंट। यहाँ पे 4 ही दे रखे हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हो, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जॉब की वो बढ़ा दो, क्या बोलते हैं, एक तरह से चैलेंजेस बढ़ा दो जॉब में, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये सब बढ़ा दो। जॉब की सिक्योरिटी बढ़ा दो, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम करता है। रिटायरमेंट के बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा प्रीक्यूसाइट बोले तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो, जैसे कार अलाउंस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। इसके अलावा को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन बोले तो पार्टनर उनको ही शेयर दे दो, एम्प्लॉयज को शेयर दे दो, ये वाली चीज यहाँ पे कवर हो जाती है। 1 सेकेंड रुकना। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज गलत बताई। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, हमें इन्हीं को देखकर बताना है कौन सी 4 चीजों की बात करी गई है। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। रिटायरमेंट बेनिफिट, और आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते, अब आपको ही लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, 1 मिनट। देखो, सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू फर्दर इंप्रूव द मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने काम करा। ठीक है, देखो, जैसे कि इन्होंने जॉब को डिजाइन करा ताकि ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्क आए। यहां से पता चल रहा है जॉब एनरिचमेंट की बात चल रही है। ठीक है, इन्होंने फ्रिंज बोले तो छोटे बेनिफिट्स, फ्रिंज मतलब छोटे छोटे बेनिफिट दिए, जैसे हाउसिंग, मेडिकल, ये सब चीजें, ये सब पर क्यू साइड की बात हुई। इसके अलावा शेयर दे दिए, बोले तो बोनस शेयर जो होते हैं वो दे दिए। तो ये हो गया अपनी को पार्टनरशिप की बात। या मैं बात करूं, को पार्टनरशिप बोल दो या ईसॉप बोल दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज और थी, हाँ, स्टेबिलिटी दे दी इनको, स्टेबिलिटी दे दी बोले तो जॉब सिक्योरिटी दे दी। ये सब चीजें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आती हैं और यहाँ पे काम आ जाएंगी। आपको 4 चीजें बतानी है अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। 4 चीजें अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कि डेब्ट उठाऊं या इक्विटी उठाऊं। तो देखो, रिस्क हो सकता है, पहली बात तो रिस्क हो सकता है। रिस्क के बेस पर मैं डिसाइड करूंगा, जैसे कि जो शेयर्स होते हैं वो कम रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू डिवेंचर, और मतलब जो अपने शेयर होते हैं वो कम रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर जो होता है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ज्यादा लेके आता है। इसके अलावा शेयर की अलॉटमेंट कॉस्ट भी ज्यादा होती है। कॉस्ट जैसे मैं बोलूँ तो शेयर के साथ लेके आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। और भी बहुत सारे पॉइंट है आपकी बुक में, तो 10-15 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट डाल दो यार कोई से भी। आगे देखो, क्रिश लिमिटेड इज अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बना रखा है उसने। अच्छा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कभी आपको अलग से बता दूंगा, अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए मैं आपको बनाऊं। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 या 3 टाइप के होते हैं बिजनेस स्टडीज में। और आज तक जितना हमने देखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि कंपलसरी क्वेश्चनों में आया हो। हमेशा ये ऑप्शन में आता है, या तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है। मेन जो बोर्ड के पेपर होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन अगर आता है तो वो जनरली उसमें आता है ऑप्शन के साथ। चलो, अब की बार सैम्पल पेपर में अलग से आया है तो इसे कर लेंगे। Mayank परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट ऑफ अ रिन्यूड ब्रांड। मयंक ने परचेज करी है चॉकलेट इन द नियर बाई मार्केट। आफ्टर कंज्यूमिंग चॉकलेट खाने के बाद उसकी डॉटर बीमार पड़ गई। उसने सूट कर दिया, मतलब केस फाइल कर दिया इन मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगेंस्ट द रिनाउंड ब्रांड। उस ब्रांड के खिलाफ उसने केस फाइल कर दिया, उसकी बेटी बीमार पड़ गई और उसने उस ब्रांड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। ठीक है, he lost the case because mistake that he could not provide proof of purchase। उसने proof of purchase दिया ही नहीं, मतलब परचेज का प्रूफ वो दे नहीं पाया, मतलब बिल खो गया। ऐसी कंडीशन में उसको एडवाइस दो कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और मतलब क्या क्या वो पॉइंट हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है मेनली। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसे कैश मेमो लेना चाहिए था, बिल लेना चाहिए था, और इस तरह की कुछ चीजें। आओ एक बार डिस्कस कर लें शॉर्ट में। 30 था ना, 30 30। हाँ, तो देखो, सारी चीजों के बारे में अवेयर रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है मेनली। पेपर में राइट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना इस बात का। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेना, ये मेरा काम नहीं है। राइट्स जरूर ध्यान रखना, राइट्स जरूर पढ़ के जाना। पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल हाई, मतलब 100% वाले चांसेस है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सॉरी, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर आने के। आगे देखो, मेथड स्टडी का मतलब इनको एक्सप्लेन करना है। मेथड स्टडी,
वन बेस्ट मेथड वाली बात, फंक्शनल फॉर्मेनशिप वो 8-8 वाला रिलेशन, 8 वाला, एक्सेप्शन ऑफ डिवीजन, वो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन और एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वाली चीज, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड बना दो कि इतना इतना, ये सब एक बेंचमार्क सेट कर दो, इतना ही होगा। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, वन नॉर्मल डेज वर्क, मतलब उनके हिसाब से कि कितने पीस बनाए वो हिसाब से पैसे दो, कि 10 पीस बनाओगे तो 10 रुपए देंगे, 12 पीस बनाओगे तो 10 पीस बनाओगे तो 10 रुपए के हिसाब से पैसे देंगे, 12 पीस बनाओगे तो 12 रुपए के हिसाब से पैसे देंगे। तो इस तरह से काम हो सकता है। आगे मैं देखूं तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ एक बॉस ही ऑर्डर देगा, एक बॉस ही ऑर्डर देगा, एक बॉस से दो लोगों को, मतलब एक बंदे को दो बॉस से ऑर्डर नहीं आएंगे। इक्विटी मतलब लड़का हो लड़की हो सब बराबर है मेरे लिए। इसके अलावा बात करूँ रेम्यूनरेशन, सबको मैं फेयर सैलरी दूंगा, जितना काम उतनी सैलरी। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोले तो नया करने की क्षमता, तो नया काम मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इनिशिएटिव मतलब होता है वेलकम द आइडिया ऑफ, वेलकम द एम्प्लॉयज आइडिया, एम्प्लॉयज के आइडिया को वेलकम करना इनिशिएटिव कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब के बारे में लिख देना। अच्छा देखो प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स आते ही आपको याद आना चाहिए इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव्स। आगे याद, प्लानिंग की प्रोसेस में प्रोस एंड कॉन्स का मतलब था क्या बोलते हैं, प्लानिंग की प्रोसेस में प्रोस एंड कॉन्स का मतलब था इवेल्युएशन करना। जैसे देखो अगर मैं प्लानिंग की प्रोसेस बनाऊं तो पहले ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव के बाद मेरे पे आ जाता था प्रेमिसेस, प्रेमिसेस रिकॉर्ड करना। ऑब्जेक्टिव के बाद मैं बात करता हूँ प्रेमिसेस की, ठीक, ऑब्जेक्टिव देन आई हैव द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस बोले तो एक्सेप्शन बना के रखना कि ऐसा हो सकता है। आगे मैं बात करूँ तो आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, आइडेंटिफाई, यार एक सेकंड, सबसे पहले मैं प्लानिंग जब करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव बना के रखता हूँ कि मेरे को ये करना है, ये चाहिए, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा करने पे ये हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बना के रखता हूँ कि मेरा एम ये है। सबसे पहले एम, एम या ऑब्जेक्टिव बोल दूं एक ही बात है, एम हो गया। एम के बाद आता है प्रेमिसेस, एम के बाद आता है प्रेमिसेस, देन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई के बाद आता है इवेल्युएट, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, देन आई हैव द इवेल्युएटिंग, आई हैव द इवेल्युएशन करना, इवेल्युएट, ठीक। उसके बाद सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग के बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग के बाद आता है फॉलो अप एक्शन। तो जब एम बनाते हैं तो वो मैं बेंचमार्क या एम डिसाइड करता हूँ क्या करना है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रेमिसिस की, प्रेमिसिस का मतलब होता है एजम्पशन बना के रखना कि ये सही है ये गलत है। जैसे मैं बात करूं अपने पेपर की, मेरा एम है 99% लेके आना, मेरी एजम्पशन है कैलकुलेशन रिमेन कांस्टेंट, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करके रखूंगा, ये मेरी होगी प्रेमिसिस। आइडेंटिफाई द कोर्सेज, आइडेंटिफाई द कोर्सेज का मतलब होता है सारी चीजों को ढूंढ के रखो, ये सैंपल पेपर है, ये चीजें हैं। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब होता है सारे के सारे प्रोस एंड कॉन्स को ढूंढना, सारी प्लस एंड माइनस पॉइंट्स को ढूंढना। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है प्लस या माइनस पॉइंट, ये सैंपल पेपर क्यों अच्छा है, ये क्यों बेकार है, ये सब चीजें। पांचवें पॉइंट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन जो होता है हमारी प्लानिंग प्रोसेस में वो रियल पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का, जो सिलेक्शन होता है वो रियल पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का। इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंटिंग फेल हो गई तो सब बेकार है, लंबे लंबे चार्ट बने रह जाएंगे, पढ़ाई होगी नहीं। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप मतलब चेक करना, एक तरह से कंट्रोलिंग का ही काम करता है फॉलो अप एक्शन भी, कि कंट्रोलिंग जो होती है मतलब कंट्रोलिंग में भी तो चेक करते हैं, तो फॉलो अप एक्शन में भी चेक करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में प्रोस एंड कॉन्स नहीं पूछा, उसने मेरे से इस प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा इस प्रोसेस तक आते आते कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया इवेल्युएशन तक आते आते ये 3 काम और करने पड़ते हैं, इनको आपको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना, अगर एक बंदे ने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर ली है, फ्यूचर के बारे में कंजक्चर बना लिया है, मतलब कंजक्चर का बोल लूँ तो मैं प्रेमिसेस डेवलप कर ली हैं, अब उसे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, तो प्रेमिस बनाने के बाद उसे ये वाला काम और सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव वाला काम करना पड़ेगा। ये सब आप लिखकर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है।
जस्ट अ मिनट, ये सब आप पढ़ लेना एक बार। देखो, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेमिसेस बनाना, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर भी देख लो, ये सिलेक्टिंग है अल्टरनेटिव तक, ये बात है। आगे आ जाओ। जोजो एंड जोजो एक कंपनी है जो बेबी ऑयल एंड बॉन्डेजेस में डील करती है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो 25 तरह के काम करें, मेरे को क्या लेना देना। ठीक है, विद इतने कस्टमर है, उसके कंज्यूमर है, मेरे को क्या लेना देना इससे। ठीक है, कम गया, हाँ। देखो, द कंपनी हैज चूजन टू शेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद लोअर लेवल एंड प्लेस इट नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। मतलब ये नीचे पावर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, नीचे पावर ट्रांसफर करने की बात चल रही है। तो नीचे दो तरह से पावर ट्रांसफर हो सकती है, या तो डेलीगेशन से या डिसेंट्रलाइजेशन से, अभी देखेंगे। Therefore, the response do not take time. This propagates the belief in about component, वो सब ये सब। हाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर मैं देखूं, ढंग से मैं एनालाइज करूं, तो मेरे को पता चल रहा है कि जो बात चल रही है वो एम्प्लॉयज को डेवलप करने पे चल रही है, पॉलिसी बना करके पावर ट्रांसफर करना, ताकि लोग खुद से डिसीजन ले पाए। ये होता है मेरा डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं डेलीगेशन की बात करता हूँ, तो डेलीगेशन का मतलब अपने आप में ये होता है कि डेलीगेट कर देना। बस आज मेरे पे बहुत काम है, आज ये फाइल तू बनाएगा, आज मेरे पे बहुत काम है, आज ये फाइल तू बनाएगा, दिस इज डेलीगेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं आज से फाइल बनाने का काम ही तुम्हारा है बाय मेकिंग अ पॉलिसी, तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है, उसके 5 बेनिफिट और बता देने। टॉप लेवल का काम कम हो जाता है, टॉप लेवल आसानी से पॉलिसी बना सकता है, ऐसी सब चीजें यहाँ पे लिख देंगे। चोको लिमिटेड, चोको लिमिटेड चॉकलेट बनाती है बहुत सारी। ठीक है, नाम से पता चला चोको लिमिटेड चॉकलेट बनाएगी। इसने अपने प्रोडक्ट को चोको बार, चोको सिल्क, इन सब से वो कर रखा है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ब्रांडिंग कर दी गई है, जेनरिक नेम को हटा करके कुछ एक्स्ट्रा लाया गया है, तो यहाँ पे ब्रांड क्रिएट कर दिया गया है। ब्रांड क्रिएट कर दिया तो ब्रांडिंग हो गई, सही बात है। ठीक है, ऑल दीज नेम पॉपुलर हो गए, सब पॉपुलर हो गया, ब्रांडिंग हो गई, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, द कंपनी पॉलिसी प्रोडक्ट वर ऑफर्ड एट अ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस फॉर टारगेटिंग अ मास कंज्यूमर बेस। ठीक है, फेस्टिव सीजन कंपनी लॉन्च अ मैसिव प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। आपको नहीं लगता है यहाँ पे प्रमोशन की बात चल रही है, प्रमोशन की बात चल रही है। ठीक है, आफ्टरवर्ड में बात करूं तो गिफ्ट वगैरह इन्होंने दिए हैं, ये सब प्रमोशन की बात चल रही है। देयर ऑन ग्राउंड लर्न टीम डिलीवर द प्रोडक्ट नॉट ओनली टू डिपार्टमेंटल स्टोर बट ऑल्सो टू स्मॉल शॉप। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। देखो, यहाँ पे बात चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, वही डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है यार, सब पता चल रहा है। व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजर एक्सप्लेन फॉर एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग, जो कि इनमें नहीं है। मतलब ये जो 3-4 एक्टिविटी मैंने अभी बताई आपको, इनको छोड़ करके अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो मतलब वो सेलिंग से रिलेटेड आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो सेलिंग से रिलेटेड आ रहा है। इन चारों के अलावा बाकी कोई भी 4 में वो उसके फंक्शन बता दो मार्केटिंग के, तो बता दो दिक्कत क्या है। मार्केटिंग के तो बहुत सारे फंक्शन पढ़ रखे हैं आपने, देखो देखो देखो, मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन है। एनालाइज करना मार्केटिंग को, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह करना, डेवलप करना, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। स्टोरेज और वेयर हाउस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द पैसिव सेल्समैन, यही पढ़ा आपने। ऐसी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाती हैं। तो ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर काफी खास होता है, इसको पढ़ के जाना ही होता है ब्रो, इसको पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा कि कॉपी किस तरह से लिखी है, आंसर किस तरह से प्रेजेंट करे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है। हालांकि आप इसमें से देखकर बता सकते हो मार्किंग स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ। तो मार्किंग स्कीम क्लियर कर पता चल रहा है यहाँ पर। अगर मैंने अगर मैं 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्लियर कट लिख रहा है आधा नंबर हेडिंग का, यानी अपने ये 4 हेडिंग लिखी तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, और इसके अंदर अंदर के 4 नंबर के। इस तरह 6 नंबर का क्वेश्चन बटा हुआ होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 से 6 पॉइंट हो सकते हैं। अगर उसने 4 बोला है तो आप 4 ही लिख के आओगे, 5 क्यों लिखने हैं।
मतलब जितने बोलने हैं उतने ही लिख के आओ, या एक चाहो तो एक एक्स्ट्रा लिख दो, एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मत लिखो। 4 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं। इस तरह से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।